सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के नए अध्याय जिसमें आवर्त बीजियों के वर्गीकी के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर 4 है जिसमें हम लोग जानेंगे विभिन्न सारे पौधों का, विभिन्न सारे पात्रों का वैज्ञानिक नाम तथा उसका कुल तथा उसका वंश तथा उनसे रिलेटेड कुछ मेडिसिन के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, जिनसे बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग आवर्त बीजियों की वर्गीकी से रिलेटेड पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पूर्वक भी पढ़ते हुए चलेंगे जिससे आने वाला क्वेश्चंस भी हो वह भी सॉल्यूशन हो पाए। तो वर्गीकी का अर्थ ही होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है जीव जंतुओं के वर्गीकरण की जो शाखा होता है उसी को वर्गीकरण कहते हैं, यानी जीव जंतुओं के वर्गीकरण को ही वर्गीकी कहते हैं। तो उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन में मेंडल है, लिनियस है, खुराना है और एंगलर है। तो बारीकी से एक एक करके सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले लिनियस के बारे में हम लोग जानते हैं कि लिनियस आखिर कौन थे। तो यही वो व्यक्ति है लिनियस जिसे क्या कहा जाता है? आधुनिक जगत के वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस था वो अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी जो है इसके द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? ये लिनियस के द्वारा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टेमा नेचुरी लिखने से पहले, इससे पहले भी और भी है जो हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया प्लांटेरिया जो है अरस्तु और थियोफिस्ट के द्वारा लिखा गया था। तो उसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रथम आधुनिकी वर्गीकरण के रूप में किसे जाना जाता है? वह कैरोलस लिनियस को जाना जाता है, जिसने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में क्या किया है? आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्यवस्था की है, जिसके तहत कैरोलस लिनियस को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। जिसके तहत इसने जीव विज्ञान को पूरे को क्या किया? दो भागों में बांटा है, एक जंतु और दूसरा जीव, और तथा 6 और अन्य उपवर्गों में भी इसको विभाजित किया है। तो ध्यान में रखिएगा कि यह जो अपनी पुस्तक है जंतु एवं पादप 2 वर्गों में विभाजित किया है तथा जंतुओं को 6 अन्य वर्गों में भी विभाजित किया है। तो यही स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस जो 1707 से 1778 ईस्वी में अपनी पुस्तक सिस्टेमा जो नेचुरा था, सिस्टेमा नेचुरिया, उस पुस्तक का आधुनिक वर्गीकरण के प्रणाली की उसमें व्यवस्था की। तो वही आ जाएगा कि वर्गीकरण के जनक के रूप में किसे? कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। क्या द्विजगत वर्गीकरण किया गया? क्या उसके बाद भी और भी भागों में से बांटा गया? तो बिल्कुल बांटा गया। फिर आप 2 जगत के बाद देखेंगे, 3 जगत देखेंगे। अब ये आपके माइंड में उठाओ कि 3 जगत किसके काल में आया था? तो वो हैकेल के शासन, जो हैकेल आया था तो वह 3 जगत में बांटा। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो इन वर्गीकरण जो किया गया पादपों का, उसके अलावा अन्य तरह के जो हैं संरचना वाले, अन्य तरह के प्रभाव वाले वह मिलते गए, तो उसे अलग अलग बाटों में, यानी लास्ट में आप देखेंगे 3 जगत के बाद 4 जगत जो कोपलैंड आता है तो मोनेरा जगत को लाता है। फिर 5वां आर्यभट्टकर 1969 ईस्वी में आर्यभट्टकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें पादप हो गया, जंतु हो गया, उसके बाद हो गया मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया और फिर कवक हो गया। तो इस तरह से वर्गीकरण किया गया। तो लेकिन जो सबसे पहले जिन्होंने किया था इस जीव और जंतु के रूप में जो वर्गीकरण, जिसे वर्गीकरण के पितामह के रूप में जाना जाता, तो वह स्वीडन के वनस्पति शास्त्री थे। कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। नेक्स्ट देखिएगा, दो में करा सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? देखिए आगे चर्चा, इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि यह जो कैरोलस लिनियस जो स्वीडन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया? वनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने क्या किया? अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में क्या किया? 2 जगत जीवों का वर्गीकरण किया। तो इसलिए 2 जगत वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है, आधुनिक जगत के रूप में, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही, इससे पहले अगर देखिए, अगर बात उठती है कि जीवों का वर्गीकरण या पादपों के वर्गीकरण के बारे में किसने किया, तो यह तो खोज स्टार्ट हो जाता है अरस्तु के समय में। अब देखिए, जिस समय अरस्तु इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, कौन सा पुस्तक होता है? जिसमें हिस्टोरिया प्लांटरम होता है। हिस्टोरिया एनिमिलिया में देखिए जो होता है, अरस्तु उस पर गहन अध्ययन कर रहे होते हैं। उनके शिष्य जो थियोफिस्ट होते हैं वह क्या करते हैं? उनके गुजर जाने के बाद वह थियोफिस्ट जो है क्या करते हैं? हिस्टोरिया प्लांटिनम पर अध्ययन करते हैं। तो उसके बारे में वो पूरा गहन अध्ययन ही कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक होता है कि वर्गीकरण के रूप में आधुनिक रूप से वो कैरोलस लिनियस दे पाते हैं। हालांकि वो भी दिए थे। तो आप देखेंगे कि जो थियोफिस्ट का 9 शीर्षक प्रकाशित होता है, उसमें 2 शीर्षक जो है कौन है? अरस्तु हैं। उन शीर्षकों से उनका मेल खाता है। तो इस तरह से वर्गीकरण के पितामह के रूप में, जनक के रूप में, आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? कैरोलस लिनियस जाना जाता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि मान लेते हैं कि सबसे पहले हिस्टोरिया प्लांटरम किसके द्वारा लिखा गया था, तो हिस्टोरिया प्लांटरम वह अरस्तु के द्वारा लिखा गया था, क्योंकि अरस्तु वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? इस पर, इसके बारे में पूरा गहन अध्ययन किए थे तथा उसे अलग अलग तरह के जीवों, संरचना, उसका स्वभाव, उन सभी के बारे में वो लिखना स्टार्ट किए थे। हालांकि वो
निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे। फिर थियोफ्रिस्ट उनके शिक्षक आते हैं, वह प्लांटरम पर अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं, यानी प्लांट पर, पेड़ पौधे पर लगभग 350 से 287 ईसा पूर्व। इसमें 10 खंडों में 9 खंडों विभाजित प्रकाशित होता है, तो 9 खंडों में 2 शीर्षक अरस्तु के शीर्षक के समान ऐसा मिलता जुलता है। तो ये था कहानी है। अब हम लोग आते हैं उसके बाद कैरोलस लिनियस का होता है जो सफल होता है, जो मान्य होता है। नेक्स्ट आता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है। अब देखिए वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो वर्गीकरण के रूप में पहले हम लोग जानेंगे कि जो क्या होता है सबसे छोटी देख लीजिए, सबसे छोटी होता है जाति होता है ना। उस जाति के बाद जो उससे बड़ा होता है वह होता है वंश होता है, और उस वंश के बाद क्या होता है, वह वंश के बाद कुल होता है। अब उस कुल के बाद क्या होता है, तो कुल के बाद आ जाता है ये 3, ये ध्यान में रखिए क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे छोटी इकाई वह हो जाती है, क्या हो जाता है, वह जाति हो जाती है, और उससे ऊपर क्या हो जाता है, जाति के बाद वंश हो जाता है, और वंश से ऊपर क्या हो जाता है, वह हो जाता है कुल हो जाता है, और कुल से ऊपर क्या हो जाता है, वह हो जाता है गज होता है, गण होता है, गण से ऊपर क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग से ऊपर क्या होता है, संघ होता है, फिर जगत होता है। तो यही है इसके विभिन्न इकाइयों का वर्णन है वर्गीकरण में जिस तरह से लिया गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से बहुत सारे कुल आएंगे, जिसमें मालवेसी आएगा, फिर क्रूफेसी आएगा, क्रूसीफेरी आएगा, ग्रेमेनी आएगा, सोलेनेमी आएगा। तो इन सभी का हम लोग देखेंगे, कुल वंश के बारे में पढ़ते चलेंगे क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई चारों ऑप्शन में से हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया कि वह होता है सबसे छोटी इकाई जाति होता है। सेकेंड नंबर पर क्या होता है, जाति के बाद वंश होता है, वंश ऑप्शन में नहीं है। वंश, हाँ यही हो गया जीनस, जीनस का अर्थ होता है वंश। वंश के बाद क्या होता है, वंश के बाद होता है जाति, वंश, और तीसरे स्थान पर कुल होता है। कुल के बाद क्या हम लोगों ने देखा, चौथे स्थान पर गण है, गण के बाद आता था पादप, वर्ग। नेक्स्ट देख लिए आलू किस कुल से संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो जिसे हम लोगों ने जाति कहा था, और जाति से ठीक ऊपर होता है वह क्या कहलाता है, ये वंश कहलाता है ना। तो कुल, यहाँ पर कुल पूरा, वंश से ऊपर क्या होता है कुल। तो आलू जो है वह क्या है, वह सोलेनेसी कुल का है। तो बात की जाए सोलेनेसी कुल क्या है, तो इसमें सोलेनेसी कुल में जो वंश है वह 90 वंश है तथा 2250 क्या है जातियाँ हैं। तो ध्यान में रखिएगा, क्या सोलेनेसी के तहत सिर्फ आलू आता है, तो आलू नहीं, आलू हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च, तंबाकू, धतूरा, ये सभी क्या होते हैं, सोलेनेसी कुल में आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। अब कपास संबंधित है, कपास किस कुल से संबंधित है, ये सभी कुल का नाम है, क्रूसीफेरी है, कंपोजिटी है, मालवेसी है, रेनिनकुलेसी है। तो जो कपास हो जाएगा वह सोलेनेसी कुल से आएगा, नहीं सोलेनेसी से तो आलू हो गया, तो कपास किस कुल से आएगा, कपास आएगा मालवेसी कुल से आ जाएगा। कपास एक नकदी फसल है जिसकी चर्चा हम लोग किए थे। नगद का अर्थ ही होता है कि जिसके बेचने से क्या हो, नगद पैसा, यानी कैश आपको पैसा मिल जाए, वो सभी नकदी फसलें में आते हैं। जूट हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया। तो ये मालवेसी फूलों के परिवार में आते हैं जिसमें 425 प्रजातियाँ तथा 244 वंश इसमें अनुमानित किए गए हैं। अब ये कपासी मालवेसी में कौन कौन आता है, इसमें प्रसिद्ध हो गया, कपास के अलावा इसमें भिंडी भी आ जाता है एक सब्जी, फिर कोकोर, ड्यूरेनियम, ये सभी इसमें क्या आते हैं, मालवेसी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए बैगन किस कुल का संबंधित है। तो अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए थे, क्या किए थे, जो आलू का चर्चा किए थे, तो आलू सोलेनेसी कुल था। तो सोलेनेसी कुल में जो था वो हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो जातियाँ हैं लगभग काफ़ी ज़्यादा जातियाँ हैं, लगभग 250, 2250, 2250 जातियाँ हैं, 90 वंश है। तो इसमें सोलेनेसी कुल में आलू था, टमाटर था, बैगन था, ये सभी क्या है, ये सोलेनेसी कुल का था। मालवेसी कुल में भी हम लोगों ने देखा कि मालवेसी कुल में कपास था, कपास के अलावा इसमें भिंडी भी हम लोगों ने देखा था, भिंडी के अलावा क्या था, और पेटूनेरिया भी देखा था, धतुरा भी देखा था। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि इस कुल और वंश से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ में देख लिए कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वंश हम लोग समझ गए, वंश क्या है, क्या कहते हैं, वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो होता है, क्या होता है, वह होता है जाति होता है। जाति के बाद क्या आता है, वंश आता है, वंश के बाद क्या आता है, कुल आता है। तो वही वंश पूछा कपास के पौधे का। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो कपास का जो वंश तो ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कुल, कुल क्या था, सोलेनेसी कुल से था। तो वंश बात की जाए तो गॉसिपियम है, गॉसिपियम वंश, इसका वैज्ञानिक नाम भी है, अगर आप देखेंगे किसका, कपास का, तो गॉसिपियम ही आएगा। तो यह हो जाएगा गॉसिपियम हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, वंश और कुल आशा करते हैं भूलेंगे नहीं आप,
है ना। अगर वो श्री याद रहेगा तो भूलने में दिक्कत नहीं होगा, वो ध्यान में रखना। आम का वनस्पतिक नाम, तो आम का जो वनस्पतिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका है, तो ध्यान में रखेंगे। आगे डोकस कैरोटेरा, मूसा सेपिएटम, इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है। तो अभी ऊपर चर्चा क्या हुआ था, आम का वैज्ञानिक नाम जिसमें मेंजीफेरा इंडिका बारे में पढ़े थे। अब अनाज वाले पौधे को किस कुल से संबंधित है। अब कुल क्या है, ये क्या है, वर्गीकरण के जो इकाई है उसी का भाग है। जो सबसे छोटी इकाई था उसमें हम लोगों ने जाना था कि वो जाति था, जाति के बाद उससे ऊपर का वंश था, वंश के ऊपर कुल था। तो वही करा, अनाज किस कुल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ग्रेमिनी से। अब आपके माइंड में उठा, क्या ग्रेमिनी के अंतर्गत में सिर्फ अनाज के अनाज में वो कौन कौन आ जाते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो ये अनाज कुल से संबंधित है ग्रेमिनी में, यह लगभग 630 वंश आ जाते हैं, लगभग 10,000 जातियाँ सम्मिलित इसमें है। इसमें घास कुल के सभी आ जाते हैं, जो घास कुल में जैसे जिसका प्रयोग घास, गाय, भैंस, बकरी चारों के रूप में करते हैं, तो सभी ग्रेमिनी कुल में ही आ जाते हैं, जिसका वनस्पति का नाम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम भी होता है ना। तो वही कर रहा है, आगे हम लोग देखेंगे। जैसे गेहूँ, गेहूँ क्या आ जाएगा, गेहूँ आ जाएगा यही ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत में आ जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, घास कुल से रिलेटेड जो भी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, यह क्या हो जाएगा, इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि गेहूँ और राई के मिलाने से जो संकर पौधे का निर्माण होगा, जो एक तरह का, वो क्या हो जाएगा, वह ट्रिटिकेल भी होगा। ट्रिटिकम आ गया, उसी से आधा गया ट्रिटिकेल। तो गेहूँ का वनस्पतिक नाम क्या है, गेहूं का वनस्पतिक नाम हो गया ट्रिटिकियम हो गया। अब ये कुल कौन सा संबंधित था, तो ये ग्रेमियम में ही आ जाएगा, ग्रेमिनी कुल में ही आ जाएगा। नेक्स्ट देख लिए, दलदली पौधे संबंधित है। अब कह रहा है दलहनी, दलदली नहीं है, दलहनी पौधे, यानी दलहन पौधे किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा दलहनी पौधे में लेग्यूमिनेसी पाया जाता है, यानी कि उसमें क्या पाया जाता है, उसमें एक ये राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम सहजीवी जीवाणु था, सहजीवी कवक था, जो क्या कर रहा था, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर रहा था, क्योंकि पौधे में वह गुण नहीं होता है कि जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ले सके। उसके लिए वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तन करता है, फिर नाइट्रेट नाइट्राइट को स्थिरीकरण करके फिर जो राइजोबियम जीवाणु उसके जड़ पर बहुगुणित होकर किस तरह से वो क्या करते हैं, वहाँ पर अनॉक्सी वातावरण बनाते हैं, और अनॉक्सी वातावरण करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसलिए फसल चक्र में यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काफ़ी अहम भूमिका होता है, क्योंकि यह मिट्टी में नाइट्रोजन को छोड़ देता है। तो ये दलहनी पौधे, जिसकी चर्चा लेग्यूमिनेसी में हम लोग चर्चा किए थे, किस तरह से गुलाबी कलर का होता है, वो सभी एकदम बारीकी तरीके से वहाँ दिन किए थे, और यहाँ पे भी हम लोगों ने इसके हिंट कर दिया। तो दलहनी पौधे लेग्यूमिनेसी पौधे से संबंधित है, जिसमें क्या हो जाता है, उसमें हो जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। सहजीवी जीवाणु कौन, राइजोबियम हो गया, और एक क्या था सहजीवी जीवाणु जो है उसमें, तो ये लेग्यूमिनस में होता, अलेग्यूमिनस में भी था, एनाबीना था, जो अलेग्यूमिनस वाले पौधा में एल्फिना में जो पाया जा रहा था, तो उसकी चर्चा भी हम लोग किए थे वहाँ पे। नेक्स्ट देख लिए, सबसे बड़ा कुल कौन सा। अब देखिए सबसे बड़ा कुल की बात आ गई, लिलिएसी है, सोलेनेसी है, कुकुरबेसी है, कंपोजिट्री है। तो सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो कुल का वह क्या है, वह कंपोजिट्री या एस्टेरियस कुल कहते हैं। इस यही है ऑप्शन नंबर जो डी है, यह कंपोजिटी जो है कुल है, यह सबसे बड़ा कुल है। अब इस कुल की बात की जाए, जैसे ही बड़ा है तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, जितने भी फूल वाले पौधे हैं ये सभी इसी में आते हैं, कंपोजिटिव फूल में आते हैं। चाहे पर्टिकुलरली कभी फूल पूछ दिया जाए तो ध्यान में नहीं रहे, तो आप जान लीजिए सबसे बड़े कुल जो कंपोजिटिव उसी में आता है। इसमें लगभग 960 वंश है और लगभग 20,000 प्रजातियाँ, जैसे गेंदा का फूल हो गया, जिसमें फूल के 10% प्रजाति तो कंपोजिटिव फूल के अंतर्गत में ही आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे मूंगफली का वनस्पतिक नाम। अब मूंगफली का वनस्पतिक नाम की बात की जाती है, कंपोजिटरी कुल से ही संबंधित है। कौन, मूंगफली जो एरिकस हाइपोजिया होता है, तो एरिकिस हाइपोजिया, ये कुल कौन सा संबंधित है, कंपोजिटरी कुल से ही संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है, ऑप्शन में है साइनेंसिस थिया, साइनेंसिस कैफिया अरेबिका। तो चाय का जो वनस्पतिक नाम है वह क्या है, वह है कैमेलिया साइनेंसिस। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस में है थिया, साइनेंसिस, सिर्फ साइनेंसिस है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा थिया साइनेंसिस है, यही इसका क्या है, वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट देख लीजिए, तैलीय बीज वाली फसल किससे संबंधित है। देखिए ये जो ऊपर हम लोग चाय का देखे थे, जैसे वनस्पतिक नाम है, तो जैसे साइनेंसिस थिया साइनेंसिस, वो आगे धीरे धीरे करके जो आ जाएगा तो वहाँ पे भी इसकी चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चाय के बारे में था, चाय से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चाय में मुख्यतः किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तना का, जड़ का, पत्ता का। तो चाय में उसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है, वही कॉफ़ी में पत्ता का ना होकर उसके बीज का होता है, वो भी प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। तो 15 में देखिए, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है, तो तेल बीज वाली संबंध। अब याद करिए, तेल बीज वाली मालवेसी में क्या था, मालवेसी कुल के अंतर्गत में कपास आ रहा था,
मालवेसी में कपासी आ रहा था ना, सोलनेसी में क्या आ रहा था, सोलनेसी में आ रहा था आलू प्याज ये सभी आ रहा था, सोलनेसी में आ रहा था, है ना। और ये क्या कहता, मालवेसी में एक और आ रहा था, कपास के अलावा भिंडी भी था, सोलनेसी में आलू था, बैगन था, आलू बैगन ये सभी, टमाटर हो गए, ये सोलनेसी में आ रहा था। अब एक कंपोजिटी, कंपोजिटी हम लोग ऊपर अध्ययन किए कि सबसे बड़ा कुल है। इस सबसे बड़ा कुल होने के नाते इसमें से लगभग 960 वंश है, 20,000 प्रजातियां हैं, जिसमें फूल के 10% प्रजाति इसी कंपोजिटी में है, जिसमें मूंगफली भी उसके बाद एक था क्रूसीफेरी। याद करिए क्रूसीफेरी में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था। तो क्रूसीफेरी था, इस कुल के अंतर्गत में 350 वंश आ रहा था, 2000 मतलब 2500 जातियाँ मिल रही थी। यानी इस कुल से जो था क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी जो था वह अनाज से संबंधित था, है ना। अनाज वाले इसमें आ रहे थे खासकर, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कौन कौन था, जैसे बंदा गोभी, फूल गोभी और सरसों। सरसों भी इसी क्रूसीफेरी फूल के अंतर्गत में आ रहा था। तो ध्यान में करिए, तो वही क्या, तेल बीज। तो सरसों क्या होता, अगर सरसों याद है क्रूसीफेरी के, तो ये क्रूसीफेरी हो जाएगा, जो क्या है तेल बीज वाली फसलों इससे संबंधित है। तो ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से चर्चा करते हैं, मालवेसी के अंतर्गत में क्या आया था, मालवेसी के अंतर्गत में आया था कपास, आया था भिंडी, आया था, ये सभी वर्ग इसके अंतर्गत में आए थे। कोको आया था ड्यूरिन। और सोलनेसी में क्या आया था, आलू आया था, टमाटर आया था, बैगन आया था, ये सभी सोलनेसी कुल में। कंपोजिटरी कुल के, कंपोजिटी कुल जो सबसे बड़ा कुल था, जिसमें फूलों की सबसे बड़ी प्रजातियां इसमें आ रही थी, लगभग फूलों के सभी फूल इसी में आ रहे थे। फूलों के जातियों में लगभग 10% जो है ये कवर कर रहा है, पूरा कंपोजिटी फूल का 10% फूल ही कर रहा है, जिसके अंतर्गत में एक हम लोग क्या देखे कि मूँगफली भी इसी में आ रहा था। क्रूसीफेरी और सोलनेसी। एक ग्रेमिनरी नहीं है, ग्रेमिनरी के अंतर्गत में कौन आ रहा था, वो आ रहा था ये गेहूँ आ रहा था, है ना। तो क्रूसीफेरी हो जाएगा। क्रूसीफेरी में क्या क्या आ रहा था, क्रूसीफेरी के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था कि सरसों भी आ रहा था, और क्या आ रहा था क्रूसीफेरी के अंतर्गत में, क्रूसीफेरी के अंतर्गत में वो अनाज वाले पौधे कुल इसी से संबंधित थे, जिसमें शलजम, बंदा गोभी, फूलगोभी क्रूसीफेरी में आ रहा था। मटर का पौधा क्या है, मटर का पौधा एक साग शुष्क झाड़ी क्या है, तो आप ध्यान में रखिएगा, जो झाड़ी के अंतर्गत में मटर का पौधा, सॉरी झाड़ी नहीं, झाड़ी तो बांस में आ जाएगा। तो मटर का जो पौधा है वह एक साग कुल में आता है ना, तो ध्यान में रखना है। मटर कुल का पौधा क्या आएगा, वो साग कुल में आएगा। झाड़ी की बात की जाए तो बांस आ जाएगा, वो साग कुल में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आ जाइए, देखते हैं 17 में कर रहा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष की बात कर रहा है, ऑप्शन में है यूकेलिप्टस है, सिकुआ है, देवदार है, परनांग है। तो देखिए सिकोया जो है, ये ऑप्शन नंबर बी, सिकोया जो है यह क्या है, जीनस सिकाय की एकमात्र प्रजाति है, जो सामान्य नामों के रूप में इसे कोस्टा रेडवुड के रूप में, या कोस्टल रेडवुड, या कैलिफोर्निया रेडवुड के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह एक सदाबहार और लंबे समय तक जीवित रहने वाला क्या है, एड्रस वृक्ष है, जो लगभग 200 से 2000 वर्ष तक रह सकता है। इस प्रजाति पृथ्वी पर सबसे ऊंचे जीवित पेड़ में शामिल है, लगभग यह 1115 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यही सिकोया वृक्ष जो है सबसे लंबा वृक्ष है, जो 1115 प्लस ही ऊंचाई पर देखने को मिलता है। एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्ति की, एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना क्या है, औषधि है। तो यह जो है वह कौन सा है, किससे प्राप्त किया जाता है, एट्रोपा बेलाडोना जो पादप है उसी से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन में है पत्ती से किया जाता है, कि तना से किया जाता है, कि जड़ से किया जाता है। तो एट्रोपा बेलाडोना उसके पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए ये जो एट्रोपा बेलाडोना है, जिससे आमतौर पर बेलाडोना मतलब इसे एक घातक नाइट शेड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो एट्रोपा है, एट्रोपा से ही बेलाडोना प्राप्त किया जाता है। बेलाडोना है क्या, मतलब ये मतली आता है तब, चक्कर आ रहा है तब, या फिर जो महिलाएं होती है जब उनका पीरियड्स आता है उस दरमियान भी ये उस दर्द को ख़त्म करने के लिए बेलाडोना का उपयोग किया जाता है। और आपको आशा करते हैं कि आप बेलाडोना से परिचित भी होंगे। तो ये क्या किया जाता है, उसके पत्तियों से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग है जो एफेड्रिन औषधि उत्पन्न होता है। अब हम लोग जानेंगे एफेड्रा क्या है, एफेड्रिन क्या। तो एफेड्रिन एक औषधि है। एफेड्रिन क्या होता है, एफेड्रिन जो हमारे बहुत सारे रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आप देख लीजिए एफेड्रिन क्या है, अगर निम्न रक्तचाप है तो उसे रोकने के लिए किया जाता है। अस्थमा, नार्कोपेलेसी, मोटापे को कम, इन सभी में एफेड्रिन का काफ़ी योगदान होता है। एफेड्रिन एक दवा है और उत्तेजक है। इसका प्रयोग क्या होता है, अक्सर एनिस्थीसिया के दौरान किया जाता है। यानी कि एनिस्थीसिया आप समझ रहे हैं ना, जब कोई ऑपरेशन का जरूरत हो या उसे सेंसलेस करना हो, है ना, तो उस दौरान में ये क्या कहता है, एफेड्रिन का उपयोग कहता है। तो एफेड्रा के पौधों से अब प्राप्त किया जाता है। अब ऑप्शन में बच रहा है कि जो एफेड्रा पौधा होता है वह उसमें जो एफेड्रिन तैयार करने के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है, जड़ का किया जाता है, तना का किया जाता है, कि पत्ती का किया जाता है। तो इसका जो किया जाता है वह तना का उपयोग किया जाता है। और वही ऊपर जो बेलाडोना था वो पत्ती का था, लेकिन एफेड्रा का जो एफेड्रिन निकालने के लिए वह तना का उपयोग किया जाता है।
तो ध्यान में रखिएगा, एफेड्रिन एक दवा जो हम लोग जान ही लिए कि अक्सर इसका एनेस्थीसिया के दौरान भी निम्न रक्तचाप को रोकने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर एफेड्रा जीनस पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 20 में कपास के रेशे होते हैं। अब कपास के रेशे क्या होते हैं? तने से निकले गए तंतु होते हैं, बीजों के अधिचर्मी। अब देखिए अधिचर्मी का अर्थ क्या होता है? एपिडर्मी, है ना। इसी को हम लोग इंग्लिश में एपिडर्मी कहते हैं। एपिडर्मी से अर्थ थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है हिंदी के अनुसार। बाहरी परत जो प्राणी या पौधे की कोशिकाओं में को घेरी रहती है उसी को अधिचर्मी कहते हैं। तो क्या होता है कपास के रेशे में? क्या होता है उसमें? उसका तो तना से नहीं होता, उसके जो बीज होते हैं, बीज के अधिचर्मी रेशे होते हैं, यानी बाहरी जो कोशिकाएं की जो घेरे होती है वही उसी रोम से ना कपास के रेशे तैयार किए जाते हैं। तो वह हो जाएगा बीजो हो जाएगा। फल नहीं होगा क्योंकि फल के अंदर तो बीज आ जाता है, काला काला सब देखेंगे रहेंगे। तो ये हो जाएगा बीजों के अधिचर्मी। अधिचर्मी का मतलब क्या करें? कोई भी पादप कोशिकाओं के जो बाहरी घेरे होते हैं, कोशिकाओं के घेरे, उसी को हम लोग अधिचर्म, उसे एपिडर्म भी इंग्लिश में कहते हैं। मॉर्फिन निकाला जाता है। देखिए मॉर्फिन जो प्राप्त होता है वह ये होता अफीम से प्राप्त होता है। अफीम में मुख्यतः 12% मॉर्फिन ही पाया जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो निकाला जाता है वह किससे निकाला जाता है। तो देखिए मॉर्फिन कपास, ये इसका क्या बोले, अफीम का है वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। तो वही पेपेवर सोमनीफेरम होता है, उसी से मॉर्फिन, मतलब उसमें 12% तक मॉर्फिन पाया जाता है, जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन नामक मादक प्राप्त किया जाता है। आप चर्चा में भी आप सुनते ही होंगे न्यूज पे, कभी हेरोइन हो गया, विभिन्न व्यक्तियों विभिन्न हेरोइन के साथ पकड़ाया गया। शायद में जिसमें जो आर्यन वाला भी हाल में शाहरुख खान के बेटे का जो केस हुआ था, तो उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी, है ना। तो वही हो जाता है, इसमें प्राप्त किया जाता है। इसे प्रसंस्कृत करके क्या किया जाता है? मादक पदार्थ हेरोइन ड्रग्स तैयार किया जाता है। और इसका काम क्या है? मॉर्फिन उपयोग क्या करता है? मतलब पीड़ा, अगर आपको, मतलब खासकर जो इसका उपयोग होता है, इसका लत काफ़ी खतरनाक होता है। ये पीड़ा हरने में अद्वितीय पदार्थ है। गाढ़ी नींद आता है, अगर जो इसको लेता है वो काफ़ी उसको नींद आएगा, है ना। तो ये सभी उसके लक्षण हैं। तो प्राप्त किससे होता है? पेपेवर सोमनीफेरम। अगर अफीम होता तो अफीम होता, क्योंकि उसी का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। नेक्स्ट देखिए केसर उत्पन्न होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। केसर उत्पन्न होता है, जान लीजिए। केसर है जो सबसे, मतलब कहे जाइए सबसे कीमती मसालों में से इसे क्या होता है, ये जाना जाता है, और है भी सबसे कीमती मसाला। केसर जो होता है, यह इसके जो बैंगनी रंग के फूल होते हैं, है ना, ये मतलब एक केसर के फूल से 1 से 2 केसर प्राप्त होते हैं। अब ये केसर जो होते हैं मुख्यतः कहाँ से होते हैं? फूल के होते हैं, तने के होते हैं। तो जो फूल के अंदर में, हम लोग को पता होना चाहिए कि पुष्प के जो भाग होते हैं वो 4 भाग थे। बाह्य दल, दल पुंज, उसके बाद था पुमंग, और उसके बाद था जयांग। तो जयांग क्या था? मादा भाग था। और उसके ऊपर जो हम लोग क्या किए, पुमंग, वो नर भाग था। उसके ऊपर एक बाह्य दल भी था। तो 4 दल के बना, मुख्यतः जो पुष्प के भाग होते हैं वो 4 दल से बने होते हैं। बाहरी भाग को तो बाह्य दल कह ही दिए, उसके नीचे वाले यानी उसके बाद वाले भाग को दलपुंज कहते थे, और तीसरे भाग को क्या कहते थे? पुमंग कहते थे। और वही पुमंग होता था जो पुंकेसर के प्रत्येक इकाई से बना होता था। और एक पुंकेसर जो नर भाग होता था, जो तंतु से होता था, और तंतु ऊपर वाले भाग किससे जुड़ा होता? परागकोश से जुड़ा हुआ था, पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता था। और यही पुष्पासन और जो तंतु जुड़े होते थे, इसी को संयोजी कहता था। तो वो तो नर भाग हो गया। लेकिन ये जो मादा भाग होता है वह क्या होता है? वह जो सबसे अंडाकार भाग होता है, सबसे अंतिम भाग, चौथा भाग जो अंडाकार भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसके अंडाशय कहते हैं। ठीक उसके ऊपर होता है जो क्या होते हैं? अंडाकार भाग से, मतलब अंडाशय से ऊपर लंबे और पतले भाग होते हैं, जिसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। और ठीक इस वर्तिका के ऊपर में स्थित स्वतंत्र एवं चिपचिपा जो होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो उसी से होता है जो केसर प्राप्त होता है, वही मादा वाला भाग क्रोकस के वर्तिका और वर्तिकाग्र। वर्तिका का मतलब स्टाइल हो गया, और वर्तिका का स्टिग्मा जो चिपचिपा पदार्थ होता है, एक पुष्प स्वपरागन इसी तरीके से होता है कि उस चिपचिपा पदार्थ पर नर वाले क्या होंगे? या तो हवा द्वारा, पानी द्वारा, जल द्वारा, किसी के द्वारा वो क्या होंगे? उस पर आकर स्पर्श होंगे, तो फिर उसका परागन होगा। तो ये पुष्पों में होता है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे। तो ये हो जाएगा क्रोकस वर्तिकाग्र। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं। पुष्प क्या होता है? जो केसर का पौधा होता है, साल में एक बार लगता है, शरद ऋतु में आता है। 2 से 3 महीने तक, मतलब कहिए कि 2 से 3 महीने नहीं, 2 से 3 सप्ताह तक ही इसमें फूल आते हैं। और मतलब एक जान लीजिए कि जब इसमें फूल आता है तो उसी समय क्या होता है? उसको तोड़कर अलग कर उसे सुखाया जाता है। मतलब 1 ग्राम अगर केसर का उत्पादन करना है तो कम से कम 150 क्या करना पड़ेगा आपको? फूल का मेहनत करना होगा। एक पुष्प से एक, मतलब 2 या 3 केसर निकलता है। तो सोचिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो ये हो गया केसर का उत्पादन होता है, और ये हर एक मौसम में, मतलब किसी भी प्रकार के मौसम में उग सकता है। तो ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है भोजपत्र उत्पन्न होते हैं। देखिए भोजपत्र का जैसे ही नाम आता है तो याद आ जाता है पूर्वजों की, क्योंकि आपको पता होगा पहले कागज़ का विकास नहीं था। जब कागज़ का विकास नहीं था तो उससे पहले जितने भी पूर्वज जो थे वह क्या थे, भोजपत्र पर ही लिखते थे। बहुत सारे पांडुलिपियाँ अभी भी है जो भोजपत्र पर ही लिखी हुई है। तो वह जो भोजपत्र था वह किससे प्राप्त होता था, तो वह जो प्राप्त होता था वह होता था बेटुला की छाल से। बेटुला है उसी कुल का है, यानी कुल का नाम है बेटुला, तो उसी की छाल से यह क्या होता था, भोजपत्र प्राप्त होता था। जिस पर भोजपत्र का नाम आते ही हम लोग माइंड में यह आता है कि प्राचीन पांडुलिपियों का अगर विचार आता है तो जिनमें भोजपत्र पर लिखा गया था, कागज़ की खोज से पूर्व हमारे देश में लिखने का जो कितना भी काम काज किया गया था वो भोजपत्र पर ही किया गया था। सैकड़ों वर्ष संरक्षित मतलब यह रह सकता था। भोजपत्र भोज नाम वृक्ष की छाल के नाम से ही भोजपत्र पड़ा है, जबकि ये पत्ते नहीं हैं। तो ये क्या होता है, वेटुला का जो छाल होता है ना उस छाल पर लिखा जाता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि पत्ता होता है। नेक्स्ट देख लीजिए लौंग क्या है, लौंग तने की गांठ है, जड़ों की गांठ है, पत्तियां हैं, सूखे फूल है। देखिए अब लौंग के बारे में जानते हैं। जो लौंग है वो क्या है, सूखे फूल है, उसी से लौंग प्राप्त किया जाता है ना। लौंग का फल गुच्छों में सूखा लाल रंग के खिलते हैं, किंतु पुष्प खिलने से पहले ही, जैसे ही उसमें पुष्प खिलने लगता उस पुष्प के खिलने से पहले उसको तोड़ लिया जाता है, अन्यथा फिर लौंग नहीं हो पाएगा। तो ध्यान में रखिएगा जो सूखे फूल होते हैं। फूलगोभी का कौन सा भाग, तो ये तो पता ही होगा, इसकी चर्चा पहले भी किए थे। फूलगोभी और बंदा गोभी, फूलगोभी में जो उसका खाने वाला भाग होता है वह पुष्पक्रम ही होता है। नेक्स्ट देख लीजिए पौधे के किस भाग में इससे कॉफ़ी प्राप्त होता है, इसकी चर्चा पहले किए, जिसमें चाय आया था ना, चाय के बारे में प्रश्न आया था ना। चाय का वानस्पतिक नाम क्या है, जिसमें हम लोगों ने जाने थे थिया साइनेंसिस था, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे कि चाय की जो उत्पादन होता है चाय की पत्तियों से होता है, लेकिन कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है उसमें पत्ती की भूमिका नहीं, उसमें बीजों को सुखाकर भूनकर उसके तैयार किया जाता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके साथ में एक चिकोरी चूर्ण होता है, जो मुख्यतः आप उत्तरी अमेरिका साइड में मिलेंगे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में देखेंगे, वो आपको चिकोरी चूर्ण होता है, जो एक तरह का औषधि है। उस औषधि को मतलब कहिए स्वास्थ्यवर्धक औषधि है। उस औषधि को जड़े को सुखाकर चूर कर उस कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाकर खाया जाता है। तो वह भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए नीचे है कॉफ़ी के पाउडर के साथ मिलाया जा रहा चिकोरी चूर्ण क्या है, तो वह जड़ों से तैयार किया जाता है। यह एक चिकोरी चूर्ण वही कहिए चिकोरी का ये एक 12 मासी पौधा है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में मिलता है, नीले रंग का इसका पुष्प होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, यानी एक तरह से औषधीय पौधा है। वही जड़ों को चुनकर यूरोप और तथा आमतौर पर कॉफ़ी के प्रयोग में इसके लोग करते हैं यूरोपीय क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लीजिए अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, तो अफीम किया जाता है, अफीम का पौधा होता है जो प्राप्त दिखे ऑप्शन में सूखी पत्ती से, जड़ों से, बिना पके फल से, पके फल। लेटेक्स जो होता है जब बिना पका हुआ फल होता है ना, जैसे इस प्रकार से अफीम होता है ना, जस्ट लाइक ये अफीम हो गया। तो ये जो कच्चा होता है ना, ये बिना पके फल से इसको चीरा लगा देते हैं, और चीरा से जो चिपचिपा पदार्थ यानी दूध के रंग का जो प्राप्त होता है लैटेक्स, उसी को सुखाकर लैटेक्स प्राप्त किया जाता है। और इसी से बनेगा मॉर्फिन बनेगा, और फिर उस मॉर्फिन को प्रसंस्कृत करके क्या बनेगा, हेरोइन नामक मादक पदार्थ भी बनेगा। नेक्स्ट देख लिए रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है। तो रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त किससे होती है, तो वह होती है रावुल्फिया सर्पेंटाइना। अब ये रेस्पिरिन क्या है इसके बारे में जानते हैं। रेस्पिरिन भी एक दवा है जिसका उपयोग क्या किया जाता है, उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है। रेस्पिरिन जो है 1952 में क्या किया गया था, रावुल्फिया सर्पेंटिना की सूखी जड़ से अलग करके किया गया था। कब, 1952 में यही रावुल्फिया सर्पेंटिना की जड़ से अलग करके इसका किया गया था, जिसे सर्पगंधा के नाम से, इसका अन्य नाम सर्पगंधा है, जो काफ़ी चर्चित है, प्रश्न में भी देखने को मिलता है ना। तो सर्पगंधा, और इस सर्पगंधा का उपयोग एक बार कौन किए थे, महात्मा गांधी भी कर चुके थे, है ना। फिर उसके बाद पहली बार तो 1950 में रॉबर्ट वॉलेस विल्सन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका इस्तेमाल किया था। महात्मा गांधी भी इसमें सर्पगंधा के रूप में, जब वो ट्रेवेनकुलर के रूप में इसका किए थे। तो ध्यान में रखिएगा रेस्पिरिन नामक औषधि क्या होता है, रावुल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे सर्पगंधा भी कहते हैं, क्या होता है। कुनैन सिंकोना पादप किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कुनैन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए कुनैन जो होता है वह पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो जड़ है, फल है, बीज है, छाल है। तो क्या होना चाहिए, इसका तो छाल ही होना चाहिए, कि वो जो होता है कुनैन होता है वो सिंकोना पादप की छाल से तैयार किया जाता है। और आपको यह बता दें जो कुनैन है, जो दक्षिणी अमेरिका पेड़ जो सिंकोना के पौधे की जो छाल से प्राप्त होते हैं खासकर वहाँ, वैसी से क्यूनिन नामक मलेरिया का बुखार भी बनाया जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया के उपचार के लिए क्या होता है, कुनैन या सिंकोना के जड़ भी उपयोग किया जाता है। तो वही सिंकोना के जड़ से कुनैन प्राप्त होता है, और इसी कुनैन से क्यूनिन नामक मलेरिया का दवा भी बनाया जाता है। तो वह भी प्रश्न हो सकता है पूछ दे कि क्यूनिन दवा
मुख्यतः किसके काम में आता है, किससे उत्पादन होता है। तो 2-3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि वही क्या होता है, राउवुल्फिया सर्पेंटाइन के जो जड़ होता है, ये राउवुल्फिया बोल दिए, ये सिंकोना पादप, राउवुल्फिया से तो सर्पेंटाइन हो गया, रेस्पेरिन नामक हो गया। तो वर्तिकाग्र उपयोगी पदार्थ है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि वर्तिका और वर्तिकाग्र ये क्या है, ये जो मादा भाग हैं, जो पुष्प के जो 4 भाग होते हैं, पहला भाग क्या था, वायरदल, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जयांग। तो यही जो मादा वाला भाग है, जयांग है, उस जयांग के जो भाग है उसे 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में जो अंडाकार भाग है, फूला हुआ है, जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं, और ठीक अंडाशय के ऊपर जो पतला और लंबा होता है, जिसे हम लोग वर्तिका कहते हैं, और ठीक वर्तिका के ऊपर जो चिपचिपा और गाढ़ा वर्तिकाग्र, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो उसी से वर्तिका और वर्तिका का जो उपयोगी पदार्थ केसर में होता है, जो केसर जिसका हम लोग उपयोग करते हैं मसाले के रूप में, जो सबसे महंगे मसाले के रूप में जाना जाता है, तो वही वर्तिका और वर्तिकाग्र से बना होता है। हो सकता है यह भी पूछ दिया जाए कि जो केसर का जो उपयोग होता है वह क्या होता है, नर होता है कि पादप होता है। तो बिल्कुल आप नर होता है कि मादा, तो बिल्कुल आप सही इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मादा वाले भाग से उसका निकाला जाता है। हल्दी पूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। अब बताइए, हल्दी ऑप्शन में मूल, प्रकंद, बीज। अब याद करिए, कुछ समय पहले चलिए कि जब हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वर्गीकरण पढ़े थे पादपों का, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि मुख्यतः पत्ती का किस तरह वर्गीकरण किया गया है, जड़ों का किस तरह किया गया है, तना का किस तरह किया गया। तो तना में हम लोगों ने जाना था कि तना को 3 तरीके से बांटा गया, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। तो वही भूमिगत तने में हम लोगों ने प्रकंद पढ़ा था, जिस प्रकंद के अंतर्गत में क्या आ रहा था, अदरक, आलू आ रहा था। और प्रकंद के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये प्रकंद के अलावा स्कंद कल्प। तो यहाँ पर हल्दी है तो हल्दी आ जाएगा, वही प्रकंद में आ जाएगा। और उसके ऊपर स्तंभ कंद में आलू आ रहा था, फिर सल्क कंद में प्याज आ रहा था, फिर घनानंद जो प्रकंद का ही संघनित रूप था, जिसमें इसे हम लोग ओल कहते हैं और अंग्रेजी में जिमी कंद है ना, वो होता है। तो इस तरह से उसकी भी हम लोग अध्ययन किए थे। तो ये काफ़ी हल्का है, क्या हो जाएगा इसका प्रश्न, प्रकंद ही हो जाएगा। अब 38 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित धान है। अब करा मानव निर्मित धान, जिसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे, जिसमें से हम लोगों ने देखा था, आगे एक प्रश्न देखेंगे कि गेहूँ, जय, बाजरा, नींबू, नारंगी, ये कितने पादपों से मिलकर बना है। तो वही है। तो ये जो देखिए, जो धान्य पौधे हैं, ये ट्रिटिकेल है, यही ट्रिटिकेल है। एक तरह से कहिए कि ये क्या है, गेहूँ का लिया गया है मादा भाग और राई का नर भाग, इन दोनों को संकर कर इस बीज का उत्पादन किया गया ट्रिटिकेल का। और इस ट्रिटिकेल के जो बीज हैं, इसका उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है, चारे के रूप में किया जाता है। गेहूं एवं राई का एक संकर रूप है, दोनों को मिलाकर, दोनों के आनुवंशिक गुण को लेकर यह तैयार किया गया है। यह पहली बार स्कॉटलैंड और जर्मनी की 19वीं शताब्दी में प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया गया था। ये ज़्यादातर उपयोग चारे के रूप में किया जाता है, ट्रिटिकल प्राथमिक रूप से। देखते होंगे चारा में जो आता है स्पेशल चारे के लिए आता है, मतलब इसी से वो निकाला गया, गेहूं और राई के संकर कर निकाला गया है। अब 34 में देख लिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन में नींबू है, आंवला है, तो बिल्कुल आंवला हो जाएगा। आंवला नहीं रहता तो नींबू विचार करते हैं हम लोग। तंबाकू की पत्तियां में क्या होती है, तो तंबाकू की पत्तियां में होता, अभी हम लोग क्या पढ़े, अफीम पढ़े। अफीम में हम लोगों ने जाना, अफीम में 12% मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन को प्रसंस्कृत करके हेरोइन नामक मादक पदार्थ बनाया जाता है, और वह मादक पदार्थ जिसमें गाढ़े नींद, पीड़ाहरक के रूप में काफ़ी जाना जाता है, उसे सेवन करने से काफ़ी गाढ़े नींद आता है तथा मादक पदार्थ, उन सभी का अध्ययन किया। अब तंबाकू की पत्तियाँ, तो तंबाकू के पत्तियों में क्या होता है, सूखे गए पदार्थों का लगभग 0.2 से 3% तक क्या हो जाता है, निकोटीन उसमें पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक प्रकार का धुआं होता है, जब सेवन जो करते हैं तंबाकू का, तंबाकू के जो प्रसंस्कृत करके जब उसका किया जाता है, यानी कि कहिए कि ये सबसे पहले जो है तंबाकू का 1886 ईस्वी में एडोल्फ मेयर ने बताया था कि तंबाकू में मोज़ेक रोग होता है, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे 1886 में। फिर उसके बाद और भी वैज्ञानिक आए, धीरे धीरे उस पर मतलब वो इसकी विषाणु के बारे में अध्ययन किए, जो उसमें पाया जाता है, MTB है ना। तो ये वही करें, इसमें जो निकोटीन होता है 0.6 से 3% तक निकोटीन होता है, जो व्यापक रूप से जो इसका मतलब जो धुआं होता है, व्यापक रूप से जब इसका सेवन करते हैं तो व्यापक रूप से उत्तेजक एवं चिंताजनक के रूप में, मनोरंजन के रूप में इसका उपयोग भी किया जाता है। धुएं में क्या होता है, मोनोमाइन ऑक्सीडेशन अवरोधक निकोटीन के नशे के रूप में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तंबाकू को क्या करते हैं, धुएं के रूप में भी उपयोग कर इसका सेवन करते हैं। तो उसमें एक प्रकार का मोनोमाइन ऑक्सीडेशन अवरोधक निकोटीन पाया जाता है, जो लत को बढ़ा देता है। उच्च रक्तदाब रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। अब देखिए, उच्च रक्तदाब, तो उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए कौन होता है, रावुल्फ जाति,
तो राउल्फ जाति का चर्चा कहाँ किए थे, आप याद करिए। राउल्फ सर्पेंटिना का क्या किए थे हम लोग, किए थे रेस्परिन में किए थे। रेस्परिन भी क्या हो रहा था, रेस्पिनिन एक प्रकार का उच्च रक्तचाप को रोकने में काम आ रहा था। तो हमको तो लगता है रावोल्फिया जाति का ही हो जाएगा, जिसमें से रेस्परिन नामक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सिनकोना क्या था, सिनकोना याद करिए। सिनकोना की जड़ से क्या हो रहा था, क्विनैन नामक दवाई प्राप्त हो रहा था, जिससे क्यूनिन दवा भी बन रहा था, जो मलेरिया के उपचार में उपयोगी था। अब पेपेवर जाति, पेपेवर जाति याद करिए। पेपेवर सेमनीफेरम क्या था, अफीम था, और इस अफीम में मॉर्फिन पाया जा रहा था, और इस अफीम से लेटेक्स भी तैयार किया जा रहा था, और उस मॉर्फिन को प्रसंस्कृत कर क्या कर रहा था, हेरोइन और मादक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा रहा था। नेक्स्ट 37 में देखिए, भारत का सबसे प्रमुख धान फसल क्या है, याद करिए वो चावल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा भारत में जो जितनी भी भूमि है उस भूमि पर सबसे ज़्यादा 47% पर क्या होता है, चावल की ही खेती होती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा चावल होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है, उत्पादक 16%। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो वह क्षेत्रफल में हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पहले नंबर पर उत्पादक में यूपी, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर पंजाब है। तो यही हो जाएगा धान्य फसल, हो जाएगा वो चावल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर गेहूँ। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो आपको पता होना चाहिए दाल में क्या होता है, दाल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर दाल के अलावा अगर आपको प्रश्न में पूछ दिया जाए कि प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, ऑप्शन में दाल भी रहे और सोयाबीन भी रहे, तो उस कंडीशन में सोयाबीन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा दाल के तुलना में। तो यहाँ पर तो चर्चा है ही नहीं। सोयाबीन का किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, यहाँ सोयाबीन है तो बिल्कुल सोयाबीन आप मारेंगे, इसमें लगभग 42% तक सोयाबीन होता है। तो क्या सोयाबीन में खाली प्रोटीन ही होता, नहीं, उसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फाइबर हो गया, आयरन हो गया, ये सभी भी देखने को मिलता है। निम्न रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है, तो कह रहा है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने उत्पाद नहीं है, मतलब पौधे के तने के रूप में उसका उत्पादन नहीं किया। सन का किया जाता है, सन से बिल्कुल उसके तने से ही उसका उपयोग किया जाता है रेशे के रूप में। पटसन क्या होता है, पटसन का भी उपयोग किया जाता है। पटसन का देखे थे किस प्रकार से फसल होता है, तो फूल आने, अब जब फूल आने लगते हैं तो फसल को काट कर कुछ दिन तक जल में डुबो कर रख दिया जाता है। जैसे ही जल डूब जाता है, फूल जाता है, तो छाल को रसे तने से अलग कर उसे पटसन तैयार किया। जूट में भी यही होता है, इसमें शुद्ध जल की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। तो इन तीनों में तने का उत्पादक है, लेकिन कपास में तने का नहीं होकर क्या हो जाता है, जो हम लोग देखे थे ना, एपिडर्म, यानी बीजों के फलों के एपिडर्म के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 41 में, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया, तो कौन किया कृत्रिम औषधि, कौन है, वह क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन, यही क्लोरोक्विन है जो प्रतिस्थापित करता है। तो अभी चर्चा हम लोग किए थे कि जो सिनकोना की छाल से क्विनैन प्राप्त किया जाता है, इस क्विनैन से क्या जाता है, क्लोरोक्विन नामक औषधि बनता है, दवाई बनता है, जो मलेरिया के उपचार के लिए काफ़ी ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए ऑप्शन में है टेस्टासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, आगे चर्चा इसकी करेंगे, है ना। एम्पिसिलिन क्या है जो हम लोग देखेंगे, एम्पिसिलिन संतृप्त ये स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी है, इसमें संतृप्त में हो जाता है, जिसमें निगेटिव होगा, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी होगा, आगे चर्चा करेंगे, जिसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 42 में, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, यह आ जाएगा मटर। मटर क्या है, लेग्यूमिनेसियस पौधे का है। लेग्यूमिनेसियस मतलब क्या हो गया, लेग्यूमिनेसियस हो गया कि जिसके जड़ में क्या हो जाता है, राइजोबियम नामक बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं, स्वतंत्र जीवी जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, सहजीवी होते हैं, वह सहजीवी पौधे की जड़ों के साथ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन को भरपूर मात्रा में देते हैं, जिसमें से मटर में हम लोगों ने पढ़ा था कि राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो क्या हो जाते हैं, बहुगुणित होकर जड़ों में घुसकर क्या खाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, क्योंकि पौधे में यह गुण नहीं पाया जाता है कि डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन को ग्रहण करे, इसलिए नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइट में होता है। फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट को ये क्या करता है, ये फिर इसको क्या करता है, स्थिरीकरण करके माध्यम से उसका उपयोग करके वहाँ पर स्थिरीकरण कर वो उसके लिए उपयोगी होता है, फिर फसल चक्र के लिए भी वो नाइट्रोजन को बनाए रखता है। नेक्स्ट देख लीजिए 43 में, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका कहता है, वह दालचीनी का जो है वह एक मसाला है, जिसका
छाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लौंग में हम लोगों देख लिए फूल कली, सूखा फूल के लिए, नीम का नहीं, ताड़ का नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो अब प्रोटीन की चर्चा हुई। ऊपर भी चर्चा किए थे कि अगर सिर्फ पूछ दिया जाए प्रश्न में कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, ऑप्शन में सोयाबीन भी रहे और मटर भी रहे तो सोयाबीन हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा फाइबर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सोयाबीन ही मिलते हैं। लेकिन देखिए तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन में है नेटम से, साइकस से, देवदार से, चीड़ से। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो तारपीन का जो तेल है वो साइकस से प्राप्त किया जाता है, सॉरी चीड़ से प्राप्त किया जाता है ना। चीड़ का जो पेड़ होता है ना, उसी से ये इसका प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। वही उसमें चीरा लगाकर उसका स्त्राव किया जाता है, उसी स्त्राव को फिर उसके बाद उसको क्या कहता है, प्राप्त कर दिया जाता है तारपीन। नेक्स्ट देख लिए 46 में सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए लौंग की चर्चा हो गई है। तो लौंग जो होता है वह फूल की कली से प्राप्त होता है। अब इसमें लौंग में मतलब क्या होता है, तो इसका तो लौंग का चर्चा हम लोग पहले भी किए थे। लगभग क्वेश्चन नंबर क्या था, 24 या 25 में शायद इसकी चर्चा हुए थे, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि लौंग फूल के गुच्छों में सूखे लाल रंग के खिलते हैं, और किंतु पुष्प खिलने से पहले ही इसको तोड़ लिया जाता है, कि वो खिलने से पहले ही, वही इसका होता है एकत्रीकरण करने का तरीका। नेक्स्ट देख लिए हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, और बताइए कि वह पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है। तो अब देखिए हशीश का आया, तो हशीश मुख्यतः भांग से प्राप्त होता है। जो भांग के पौधे होते हैं उसी के क्या हो जाते हैं, भांग के जो पौधे होते हैं, फूलों होते हैं, उसी के कलियों से, मादा जो कली होता है उसी से क्या किया जाता है, उसी को संपीड़ित और संशोधित करके बनाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक ट्राइकोम होते हैं। इसका सेवन धूम्रपान के द्वारा किया जाता है, जिसमें बोंग के रूप में, वेपोराइज के रूप में, जोड़ों के रूप में धूम्रपान किया जाता है। तो यही हो जाएगा। अब ऑप्शन में है पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निःस्राव से। देखिए मेरे अनुसार तो लग रहा है कि हशीश का जो होता है, मतलब क्लियर होता है, जो भांग के पौधे के जो होते हैं वह मादा जो मादा होते हैं उसी के कलियों से उपयोग किया जाता है। तो मेरे अनुसार तो मादा के निःस्राव से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगर आपको कुछ इस प्रश्न में लग रहा है तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। 47 के बाद 48 में आते हैं। चलिए 48 में करा, बांस किस में वर्गीकृत किया है, तो बांस घास में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मटर आ रहा था जो साक में किया गया था, है ना। 49 में देखिए धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है, तो आपको पता होगा जब धनिया हरा रहता है। अगर आप जनरली आप उठा के देखेंगे जो पर डे का ये डेली लाइफ में प्रयोग होता है, तो उससे भी इस प्रश्न का आंसर आप निकाल पाएंगे। धनिया पत्ते और सूखे फल का हरा रहता है तो भी उपयोग होता है। फिर सूखे पाउडर के रूप में, सब्जियों के रूप में उसका मैक्सिमम उपयोग देखने को मिलता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो जैव ईंधन हो जाएगा ऑप्शन में जामुन, जकरांद, जैट्रोफा और जूनिपर। देखिए जैट्रोफा एक प्रकार का क्या है, मतलब ये मतलब पादप कहिए, जिससे क्या हो जाता है, बात किया गया उसे भविष्य का, उसे क्या कहा, ईंधन कहा गया। जैट्रोफा का जो तेल होता है वह मुख्य रूप से डीजल इंजन में प्रयोग किया जाता है। और जो एक गोल्डमैन सैक्स थे, उन्होंने बताया कि यह क्या है, भविष्य का बायोडीजल के, मतलब 2007 में उन्होंने भविष्य का इसे बायोडीजल के रूप में कहकर संबोधन किया है। कौन, गोल्डमैन सैक्स। तो यही होता है मुख्य रूप से तेल उत्पादन के रूप में, क्योंकि इसका बताया गया इसका काफ़ी उपयोगी है। इसके बीज, अगर इसके बाद मतलब बीजों को तेल निकालने के बाद जो उसमें खल्ली बचता है, खल्ली में भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन भरपूर होता है, जो जानवरों के लिए भी तथा जैविक खेती के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। वो जैट्रोफा हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो वह हो जाएगा आंवला। आंवला ऐसा नहीं नीम मार दीजिएगा या तुलसी मार दीजिएगा, है ना। ये आंवला को है जो क्या किया गया, शाक्य भारतीय डॉक्टर के रूप में जाना जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। अब याद आइए गाजर, याद करिए जब हम लोग प्लास्टिस्ट पढ़े थे, कोशिकाओं के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, तो कोशिका में जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिक कवक पादप कोशिकाओं में ही स्थित होता है। प्लास्टिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वह क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल और वर्णक होता है उसमें। यानी कहिए कि पौधे के क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो वही क्लोरोप्लास्ट जो कैरोटीन का, जो गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण होता है। पपीते का पीले रंग होता है, वह क्या होता है, वह होता है कैरिका जेंथिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरिका जेंथिन के कारण। लाइकोपीन के कारण यह हो जाएगा टमाटर हो गया। टमाटर का जो रंग होता है लाइकोपीन के कारण। कैरोटीन गाजर हो ही गया। नेक्स्ट देख लीजिए, मिर्च में तीक्ष्णता किसके कारण होती है, मिर्च में तीक्ष्णता हो जाती है किसके कारण, ऑप्शन में देखिए कैरोटीन, तो हम लोग चर्चा कर ही लिए कि कैरोटीन गाजर का रंग होता है। लाइकोपीन में हम लोग टमाटर का रंग लिख दिए। तो कैप्सिनिन की उपस्थिति, तो ये मिर्च में तीक्ष्णता जो होता है
वह कैप्सनिन की उपस्थिति के कारण ही होता है, तो ध्यान में रखिएगा। एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन हम लोग आगे देखेंगे, जो प्याज होता है, प्याज का रंग जो लाल और गुलाबी होता है वही उसी के कारण एंथोसाइनिन के कारण होता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का, देखिए ये आप अगर और भी एग्जाम दिए होंगे तो कहीं ये भी देखने होगा कि वुल्ली वुल्ली करके एक पौधा आता था, उससे भी बनाया जाता था, लेकिन उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए क्या क्या आता है। ऑप्शन में है सैलिकस परप्यूपिया, मोरस एल्वा, सेड्रस देवदार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैलिकस परप्यूरिया। अब सैलिकस परप्यूरिया क्या है, देखिए सैलिकस परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है किसके, श्वेत बल्ले बनाने के लिए क्रिकेट बैट के रूप में किया जाता है। क्रिकेट बैट का बल्ला कच्चे अलसी तेल के साथ संशोधित करके इसको तैयार किया जाता है, अलसी के तेल के साथ इसको संशोधन भी किया जाता है ताकि वो थोड़ा अच्छे लगे। नेक्स्ट देख लिए 56 में, फलीदार पादपों की जड़ें में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब याद करिए जब वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु था उसमें मुख्यतः दो पढ़े थे, एक सहजीवी था, है ना, सहजीवी जो क्या था ऑक्सी वातावरण करके बना रहा था, यानी एक लेग्यूमिनस पौधे में भी हो रहा था, और अलेग्यूमिनस में कौन था, अलेग्यूमिनस में था जेट्रोफा था। तो ये सभी मतलब वहाँ पर थे। तो वही कह रहा है कि स्थिरीकरण जीवाणु जो गांठों में पाए जाते हैं तो कौन है, वह सहजीवी जीवाणु होते हैं। सहजीवी का अर्थ हुआ जो होस्ट यानी जो अतिथि पौधे पर जाते हैं तो वो पौधे के साथ साथ में दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, वह सहजीवी होता है। परजीवी मैंने क्या हो जाता है, सिर्फ जो होस्ट पर जाता है उसको लाभ होता है, जबकि होस्ट को लाभ नहीं होता। तो यही सहजीवी जीवाणु जिसमें से हम लोगों ने राइजोबियम के द्वारा जो लिग्यूमिनस मटर के पौधे होते थे वह उसे क्या कर रहा था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभा रहा था। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। अब देखिए थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखिए, अगर लेग्यूमिनस की चर्चा आई है तो हम लोग ये चीज़ देखे थे कि राइजोबियम और फ्रैंकिया ये दो ऐसा हैं जो मृदा में स्वतंत्र जीवी हैं, सहजीवी हैं, और एक ऐसा है जो ये लेग्यूमिनस वातावरण में आ गया जो अलेग्यूमिनस पादप में है, जैसे एलनस अलेग्यूमिनस पादप है, उसमें जैफ्रैंकिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अलेग्यूमिनस पौधे का नाम बताइए, तो एलनस हो जाएगा, और जब उसमें जो सहजीवी होते हैं वह कौन होते हैं, वह तो फ्रैंकिया होते हैं। इसमें तो पता ही है, राइजोबियम हो गया और क्या हो गया, फ्रैंकिया हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में है क्या है, जीव जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो जीव जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो याद करिए कैरोलस लिनियस। तो अगर आधुनिकी वर्गीकरण के रूप में सबसे पहले अगर जीवों के वर्गीकरण की चर्चा होती है तो कैरोलस लिनियस की होती है, जो 1707 से 1778 के बीच में उन्होंने क्या किया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा सिस्टमा नेचुरा जो पुस्तक है लिखा गया उसमें वर्गों का क्या किया गया, जीवों का वर्गीकरण किया, पादप और एक जे जंतु था और एक पादप था। फिर आगे जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसमें क्या हो गया, और भी देखने को मिला, और भी देखने को क्या मिला, जिसमें 3 जगत आया। जैसे ही 3 जगत आया तो उसमें क्या किया, पादप और जंतु कहना था, तीसरा प्रोटेस्टा को रखा जो हैकल रखा, उसके बाद चौथा मोनेरा आया जो कोपलैंड रखे। अब बताइए प्रोटेस्टा मोनेरा में क्या अंतर है, मोनेरा जो है क्या होता है, वह प्रोकैरियोटिक होता है, यानी उसमें केंद्रक और झिल्लियाँ नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में होती है, जिसमें हैकेल जो लाया था ये यूकैरियोटिक था। आर एच वेटिकर, फिर इन दोनों के अलावा एक और तरह के जीव देखने को मिले, एक और तरह के पर्यावरण में उसका क्या देखने को मिला, गुण देखने को मिला, उन दोनों के अलावा अलग गुण देखने को मिला, तो जिसको कवक के रूप में आर एच वेटिकर ने 1969 ईस्वी में 5 जगत वर्गीकरण किया। तो अगर 5 जगत पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आर एच वेटिकर। तो यहाँ पर पूछ रहा 5 जगत, तो आर एच वेटिकर हो जाएगा जो 1969 ईस्वी में दिए थे। नेक्स्ट देख लीजिए, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। तो चर्चा अभी किए थे कि जो केसर मसाला है, यानी जो केसर जो प्राप्त किया जाता है मसाला, वह क्या किया जाता है, वह मादा पदार्थ के वर्तिका और वर्तिकाग्र से पदार्थ किया जाता है। और क्या ऑप्शन में वर्तिका और वर्तिकाग्र दोनों है, तो नहीं है। ऑप्शन में है पत्ती है, पंखुड़ी है, बाह्यदल है, वर्तिका। याद करिए बाह्यदल क्या था, पुष्प के जो भाग थे वो मुख्यतः 4 भागों में बांटे गए थे। तो सबसे बाहरी भाग को बाह्यदल, उसके बाद वाले भाग को दलपुंज, उसके बाद वाले भाग को पुमंग, उसके बाद वाले भाग को जयांग जो मादा भाग होता था। उसी मादा भाग के जो 3 भागों में बांटा गया था, अंडाशय, पुमंग और ये अंडाशय, ये और क्या बोलिए उसको, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो ही वर्तिकाग्र है जो चिपचिपाव पदार्थ होता है, ही वर्तिकाग्र जो होता है ना इस तरह से होता है। देखिए थोड़ा सा फिगर हम लोग देख लेते हैं, इस तरह से होता है ना। ये कहलाता अंडाशय कहलाता है, ये वर्तिका कहलाता है, वर्तिका और चिपचिपा पदार्थ होता है, यहीं पर आकर परागन गिरेगा और परागन करेगा। नेक्स्ट देख लिए, चंदन के पेड़ को क्या माना था। देखिए चंदन का जो पेड़ होता है ना उसे पूर्ण स्तंभ या स्तंभ या आंशिक मूल परजीवी, देखिए इसको आंशिक मूल परजीवी भी कहा जाता है, बोला जाता है, बोला नहीं मतलब वास्तविकता में भी है। आंशिक परजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चंदन के जो पेड़ होते हैं ना वो ज़मीन के अंदर फैलकर क्या करते हैं, कुछ खास किस्म के अन्य पेड़ पौधों के
जड़ों में जाकर चिपक जाते हैं और उनसे चंदन के पेड़ इस्तेमाल के लिए अपना पोषक तत्व खींचने लगते हैं और यह काम करती है जड़ों से निकली हुई घंटीनुमा रचनाएं जो होती है ना। तो इसलिए इसे आंशिक रूप से मूल परजीवी कहा गया है। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। अब याद करिए दालें किस कुल से प्राप्त होता है, बहुत सारे कुल हम लोगों ने पढ़ा, तो आप याद करिए कौन हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी कुल। लेग्यूमिनेसी कुल हो जाएगा, इसी कुल से क्या हो जाती है, दालें प्राप्त होती है। और इसी लेग्यूमिनेसी कुल में हम लोगों ने क्या देखा था, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा था, जिसमें राइजोबियम जीवाणु जो था, कवक था, जो अहम भूमिका निभा रहा था नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में। नेक्स्ट देख लीजिए, पत्ती के लाल रंग, पत्ती के जो लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं, क्या होते हैं, जो रंग किसके कारण होते हैं, तो आप जान लीजिए वह कैरोटीनॉइड के कारण क्या होते हैं, पत्ते के लाल, नारंगी और पीला रंग होते हैं। नेक्स्ट देख लिए, अब ऑप्शन में है गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। इसमें कितने पादप का परिवार है, देखिए गेहूं, जौ और बाजरा ये तो एक पादप के परिवार आ गए, और एक तो ये हो गए। अब बच गया नींबू और नारंगी, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से टोटल 3 पादप परिवारों के हैं, ये संबंधित है। नेक्स्ट देख लिए 63 में वर्गीकरण की कैरोलिस लीनियस प्रणाली क्या है। अब याद करिए जो कैरोलिस लीनियस थे, जिन्होंने आधुनिक जगत का वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है, वो क्या थे, उन्होंने 2 जगत का नाम दिया था, एक जीव और एक पादप और एक जंतु के रूप में 2 वर्गीकरण किए थे। तो सबसे पहले इन्होंने किया था, तो इसलिए इन आधुनिक वर्गीकरण जनक के रूप में भी इन्हें कहा जाता है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा, कैरोलस लीनियस जो इनकी पुस्तक था सिस्टमा नेचुरा, जिसमें उन्होंने 1707 से 1708 ईस्वी के बीच में इसके बारे में उन्होंने सुदृढ़ ढंग से इसको क्या किया था, वर्गीकरण करने का काम किया था। तो इसलिए इन्हें वर्गीकरण के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछता है, सिस्टमा नेचुरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो वह भी प्रश्न आता है। फिर किसे वर्गीकी का जनक के रूप में भी कहा था। तो इन सभी प्रश्न इनसे बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कैरोलस लीनियस हो जाएगा। हाँ, क्या उसके बाद भी और वर्गीकरण होगा, तो बिल्कुल हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हैकल के नेतृत्व में 3 जगत आया, प्रोटेस्टा आया, फिर हैकल के बाद कौन आया था, कोपलैंड आए थे, जो मोनेरा आए, उनके मतलब एक अलग क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण में एक अलग वर्गीकरण का नाम दिया गया प्रणाली का। फिर उसके बाद आर.एच. भेटेकर जो 5 जगत वर्गीकरण, जिसने कवक को शामिल किया। तो इस तरह से वर्गीकरण का ये तो इतिहास था जिसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग किसी अगले क्लास में मिलते हैं।